हैं जो हमेशा समाज में रहता है, साथ चलता है, समाज के साथ रहता है, मगर सवाल ये नहीं है मनुष्य। सवाल यहाँ पर आके अटकता है कि जो मनुष्य है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। मनुष्य किस तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपनी फीलिंग्स को बताता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जिसके माध्यम से हम कुछ कहते हैं या सुनते हैं उसे हम कहते हैं भाषा, उसे हम कहते हैं भाषा, लैंग्वेज। तो मित्रों, भाषा हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यदि उत्तर दिशा में रह रहे हैं, यदि आप दक्षिण दिशा में रह रहे हैं, आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं, आपके पास एक चीज़ जो हमेशा रहेगी वो है भाषा, जिससे आप अपने विचारों को दूसरे को व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, भाषा के बारे में। इसके बाद किस तरीके से भाषा को और शुद्ध किया जाता है व्याकरण की सहायता से, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए तो चलते हैं। भाषा और व्याकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, मेरे ख्याल में समाप्त हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम भाषा के रूप, दूसरा कितनी प्रकार की भाषाएं होती हैं, तीसरा लिपि के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और आखिरी हम लोग करेंगे व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले भाषा। जब भी आप एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, बोलचाल का इस्तेमाल करते हैं, वही भाषा है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा वह माध्यम है, वह तरीका है, वह एक मीडियम है जिससे क्या करते हैं, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। भाषा के रूप, तो भाषा के रूप को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा मौखिक और दूसरा है हमारा लिखित। मौखिक भाषा के बारे में तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, देखकर समझने की कोशिश करिए कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल। तो यहाँ पर बोलकर या सुनकर, एक में आदमी लाउड स्पीकर पे बोल रहा है, दूसरे पर यहाँ पर एक लड़की जो है वो कुछ टेलीफोन कन्वर्जेशन कर रही है, तीसरा यहाँ पर एक पत्रकार जो हैं वो पूछ रहे हैं, और चौथे में एक आदमी हंस रहा है कुछ पढ़कर। तो यहाँ पर मौखिक भाषा भी यही कहते हैं हम लोग कि जो व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, मतलब अपने मुख से प्रकट करता है, उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं, कि वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। जो भी भाषा है, यदि हम अपने मन, अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं कुछ कर रहे हैं, लिखा भी क्या है, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है या कहलाता है। तो मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं। तो दोनों के दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कन्वर्जेशन हो रहा है, दो लोग बातें कर रहे हैं, एक माँ और बेटा। माँ, देखिए मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। माँ कहती है, वाह शाबाश, यह तो बहुत अच्छी बात है, इस बारे में अपनी नानी को पत्र जरूर लिखना, वो बहुत खुश होगी। तो यहाँ पर पहले इनमें ओरली मतलब मौखिक तौर पर बातें हो रही हैं, और माँ ने आदेश दिया है कि आप पत्र लिखो। तो पत्र जो लिखा जाएगा वो रिटन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पत्र भी लिखा है, लड़का पत्र लिख रहा है, नानी पत्र पढ़कर उसके मन की बात जान सकती है। मीन्स लिखित में हम लोग कितने भी दूर इंसान बैठा हो, हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो ये अंतर है मौखिक और लिखित में। भाषाएं, तो हमारे भारत में
विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं। यदि हम उत्तरी भारत में हैं तो वहाँ की भाषा अलग होगी, यदि हम पूर्व की साइड पर हैं तो वहाँ की भाषा अलग होगी। इसीलिए हमारे भारत को अनेकता में एकता का देश इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सी भाषाएं हैं जो एक से जुड़ी हुई हैं। राज्य यहाँ पर लिखे गए हैं और राज्य के साथ भाषाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पर राज्य और भाषाएं, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में उड़िया। ये प्रश्न आपके लिए है। देखिए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। और दूसरा प्रश्न है, आपके देश में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि आपको अभी तक समझ में आया कि कौन कौन सी भाषाएं हैं और आप किस भाषा से रिलेटेड रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। लिपि, लिखने के तरीके से भी हमें मालूम चलता है कि ये भाषा कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। कोई भी भाषा हो, आप किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या तरीका उसका लिखने का, उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। समझने की कोशिश करिए, हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि है। तो यहाँ पर कुछ लिपि हैं, उनके साथ कुछ भाषाएं भी हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सी लिपियां हैं और बहुत सी भाषाएं भी लिखी गई हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर कुछ भाषा भी दी गई है, लिपियां दी गई हैं और उनका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है वो भी। और हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने में, तो उसकी रिटन स्क्रिप्ट जो है, जो लिपि है, उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। देखिए देवनागरी लिपि कहा गया, मतलब देवों के द्वारा जो लिपि है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो इस तरीके से हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो यहाँ पर भी दूसरी पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। तो फारसी में किस तरीके से लिखा जाता है देखिए, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। लिखने का तरीका भी उसका है। मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, उसका लिखने का तरीका भी है। गुजराती देवनागरी में लिखी जाती है, लिखने का तरीका भी है। व्याकरण पे तो हमारा आखिरी है व्याकरण, आखिरी टॉपिक है व्याकरण। तो अभी हमने जो भी पढ़ा उन सब का प्रयोग हमें यहाँ करना है व्याकरण में। ओके, तो व्याकरण में देखिए, वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने का नियम होते हैं। इनके ज्ञान से ही भाषा के शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। तो हम लोग बात करें हिंदी की, हिंदी में व्याकरण की। तो सबसे पहले हिंदी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में मान्यता मिली। 14 सितंबर को हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसी दिन हम लोग क्या करते हैं, इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विभिन्न स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, हिंदी का प्रचार और प्रसार किया जाता है। व्याकरण यदि हम बात कर रहे हैं, मेरा बहन अच्छा है, पर यहाँ पर देखिए मेरा बहन जो है स्त्रीलिंग है, तो हमेशा स्त्रीलिंग के साथ अच्छी आती है। यहाँ पर भी मेरी बहन अच्छी है। तो व्याकरण का शुद्धिकरण यहाँ पे किया गया, व्याकरण का सही से प्रयोग किया गया है। तो भाषा में किस तरीके से व्याकरण का सही से प्रयोग किया गया है ये हमने देखा। हम आइसक्रीम खाऊंगा, हम मतलब बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर व्याकरण का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पर सही से होगा मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बताती हैं कि किस तरीके से हमें बोलना चाहिए और हमें कहाँ कहाँ पर व्याकरण में त्रुटि नहीं करनी चाहिए। और व्याकरण को समझने के लिए और इसके अंदर जाने के लिए हम आगे एक और पढ़ेंगे, तब आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि क्या कठिनाई होती है बोलने में, समझने में, ये सारे।